हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं वो आपका जो प्रैक्टिस सेट 3 था, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराने थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कंप्लीट नहीं हो सके थे। उसमें हमने 64 तक के क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो आज हम 65 से लेकर 75 तक के कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको 75 से 100 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। समाजीकरण का तात्पर्य है ऑप्शन ए शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, ऑप्शन बी परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, या ऑप्शन सी सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या ऑप्शन डी अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो बताइए यहाँ समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, समाजीकरण या सोशलाइजेशन भी के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि समाजीकरण क्या होता है और समाजीकरण के सोपानों को, कि किस किस चरण में समाजीकरण पूरा होता है, इन चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए समाजीकरण क्या है, अगर इसको जानने की कोशिश किया जाए तो पहले जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। मानव शिशु जब जन्म लेता है तो वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, इसके प्रति क्या वो अचेत रहता है, क्योंकि जन्म लेता है उस समय नहीं पता होता ना उसे कि वो कैसा व्यवहार करे, तो वो उसके प्रति अचेत रहता है। लेकिन जब जन्म लेता है तो उसके अंदर सीखने की जो क्षमता होती है वो होती है, ठीक है, उससे युक्त होता है। और अंत में वह सामाजिक संपर्क के द्वारा समाज की संस्कृति, मूल्यों, प्रतिमानों, विश्वासों, प्रथाओं आदि गुणों को सीखता है। और सीखने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है, तो वो चीज़ें होती हैं जब हम समाज के संपर्क में आते हैं तो समाज की जो संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान, विश्वास, प्रथा हैं उन्हें हम सीखते हैं, आत्मसात करते हैं और उसी की तरह हम व्यवहार करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पूरी होगी इसको क्या बोला जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि समाजीकरण जो है कितने चरणों या कितने सोपानों में पूरा होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हैरी एम जॉनसन ने समाजीकरण के जो है 4 स्तरों की चर्चा की है और इसकी व्याख्या का संदर्भ अमेरिका से है। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के स्तर पे बताया था कि जो समाजीकरण है वो 4 स्तरों में होता है, हैरी एम जॉनसन ने। उसमें से इन्होंने पहली अवस्था बताया है कौन सी, मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज। तो इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जन्म से लेकर जब 1 वर्ष तक की आयु का रहता है तो उसकी कौन सी अवस्था चल रही होती है, मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज चल रहा होता है। ठीक है, वो संकेतों के माध्यम से करता है। एकदम ओरल स्टेज का मतलब ये नहीं कि बोल करके बता रहा, वो जब उसको भूख लगती है तो रोता है, ठीक है, और या संकेत करता है या हाव भाव कुछ प्रकट करता है। तो ये सब जो है 1 से 1.5 वर्ष या जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था जो होगी वो ओरल स्टेज होगी। ठीक है, हैरी एम जॉनसन के अनुसार। अब देखिए दूसरी स्टेज के बारे में जो बात किया है, तो देखिए दूसरी जो अवस्था होगी इस अवस्था को क्या कहेंगे, शैशवावस्था। तो ये अवस्था जो है ये 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु तक मानी जाएगी। ठीक है, जो शैशवावस्था होगी वो कितने से कितने तक की मानी जाएगी, 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था बोलेंगे। मतलब इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है। और तीसरी अवस्था की जो बात किया है ये एडिपस। एडिपस अवस्था क्या होता है, इस अवस्था के जो अवस्था है जो 4 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष तक की आयु की होती है। इस अवस्था में एडिपस अवस्था में ये चीज़ बात की जाती है क्योंकि बच्चा जो कि बड़ा होने लगता है 4 से 12 से 13 साल की उम्र में, तो इसमें जो होता है बच्चे को ये अपेक्षा की जाती है बालक या बालिका की जो जिस लिंग के अनुसार है उस लिंग के अनुसार से वो व्यवहार करे और वैसे ही हमजोलियों के साथ वो रहे। तो इसमें आप अपने को ले लीजिए और अपने हिसाब से सोच लीजिए कि जब आप 12 से 13 वर्ष की आयु तक के थे तो आपने कौन कौन सी क्रियाएँ किया था, तो वो सारी क्रियाएँ जो होंगी वो एडिपस में रखी जाएंगी। और चौथी जो इन्होंने बताया जॉनसन ने किशोरावस्था को स्टेज बताया, और ये अवस्था इन्होंने 12 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक की बताई है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, पहली जो मौखिक अवस्था ओरल स्टेज, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी एडिपस और चौथी किशोरावस्था। ये तो हो गई, जॉनसन ने 4 बताया। ठीक है, उसके अलावा अगर समझा जाए कि पियाजे ने कितने स्तर बताए हैं, तो पियाजे ने 6 स्तर बताए हैं। ठीक है, कि समाजीकरण 6 स्तरों से होता है, इन्होंने 6 स्तर बताए हैं। और उसके अलावा अगर पूछा जाए फ्रायड ने कितने स्तर बताए हैं, तो फ्रायड ने कितने बताए हैं, 7 स्तर बताए हैं। ठीक है, फ्रायड का जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसे मनोविश्लेषणात्मक के नाम से जानेंगे, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक के नाम से जानेंगे। और अगर पियाजे के सिद्धांत को जानेंगे किस नाम से, तो इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक।
संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, पियाजे का है। और पियाजे ने 6 चरणों में समाजीकरण के बारे में बात किया। और फ्रायड का जो समाजीकरण का सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक, और इन्होंने 7 चरणों में बताया है कि मनुष्य का विकास होता है। और फ्रायड की एक पुस्तक भी याद रखिएगा, पूछी गई है, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। और फ्रेंड्स थोड़ा सा आप कोशिश किया कीजिए समझने की, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसा लिखूँ जो समझ में आए। ठीक है, बाकी आप हम बोलते हैं तो उससे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए एकल आयामी, ऑप्शन बी द्विआयामी, ऑप्शन सी त्रिआयामी या ऑप्शन डी चतुआयामी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक स्त्रीकरण के उसके कितने आयाम बताए हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी त्रिआयामी। तो मैक्स वेबर ने जो सामाजिक स्त्रीकरण की बात बताई है उसमें 3 आयामों को रखा है। और इनकी एक पुस्तक है क्लास स्टेटस, ठीक, क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस एंड पावर। इसमें इन्होंने बताया जैसे क्लास में का मतलब होता है वर्ग, स्टेटस का मतलब होगा परिस्थिति, ठीक है, और पावर का मतलब होगा शक्ति। तो इन्हीं तीनों आधार पे बताया है कि समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। जैसे वर्ग का जो मतलब होगा वो आर्थिक रूप से हो जाएगा, अर्थ के रूप में होगा। परिस्थिति जो होगी वो सामाजिक रूप में ऊंच नीच में देखी जाएगी, ठीक है। और जो शक्ति होगी ये राजनीतिक रूप में एक ऊंच नीच की भावना देखी जाएगी। तो आप इसको समझ लेते, जैसे वर्ग जो आर्थिक क्षेत्र में, तो वर्ग के आधार पे जो सामाजिक स्त्रीकरण इन्होंने समझाया उसमें ये बताया कि वर्ग के आधार पे आर्थिक क्षेत्रों में ऊंच नीच की भावना देखी जाती है। वहीं अगर परिस्थिति जैसे सामाजिक रूप में, तो स्टेटस मतलब आपका पद कितना ऊंचा है या कितना नीचे, इस आधार पर स्त्रीकरण देखा जा सकता है। और तीसरी बात की इन्होंने शक्ति में इन्होंने ये बताया कि जो कि राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतर ये चीज़ होता है जैसे कि कोई एक नेता होता है जो अपने आदेशों को सबसे मनवाता है, तो जो अपने आदेशों को सबसे करने के लिए कहता है, तो वो लोग जो थोड़ी नीची परिस्थिति के होते हैं, और जो अपने आदेशों को मनवाता है वो ऊंची परिस्थिति पे होता है। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के लिए 3 आयाम दिए, एक वर्ग दिया, एक परिस्थिति और तीसरा शक्ति। वर्ग आर्थिक रूप से, परिस्थिति सामाजिक रूप से और शक्ति राजनीतिक रूप से संबंधित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। होकार्ट तथा सेनार्ट ने जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी धार्मिक सिद्धांत, ऑप्शन सी राजनीतिक सिद्धांत या ऑप्शन डी व्यवसायिक सिद्धांत। तो बात किया जा रहा है होकार्ट और सेनार्ट ने जो जाति की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी धार्मिक सिद्धांत। तो धार्मिक सिद्धांत किसने दिया? होकार्ट और सेनार्ट ने। किसके संबंध में? तो जाति की उत्पत्ति के संबंध में दिया है, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए व्यवसायिक सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यवसायिक सिद्धांत दिया है नेस्फील्ड ने, ठीक है। नेस्फील्ड ने व्यवसायिक सिद्धांत दिया है। और राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो राजनीतिक सिद्धांत दिया है घुरिये ने, ठीक है। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट सेनार्ट, व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड और राजनीतिक सिद्धांत घुरिये ने दिया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं बात करें अनुच्छेद 324 क्या है, तो ये है निर्वाचन आयोग उपबंध के बारे में बात किया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग उपबंध के बारे में बात किया गया है, उपबंध। और अनुच्छेद जो 338 है इसमें बात किया गया है विशेष अधिकारी आयुक्त की, विशेष अधिकारी आयुक्त की बात की गई है। अनुच्छेद 325 क्या है, तो इसमें बात किया गया है कि मूलवंश जाति लिंग
इन सब आधार पे किसी से निर्वाचन सूची में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा किसी को भी। तो अनुच्छेद जो कि 324 में निर्वाचन आयोग उपबंध है, उसी के बाद अनुच्छेद 25 दे दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, मूलवंश इन सब के भेदभाव के आधार पर उसे मतदाता सूची में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा, ये बात किया गया। और 35 में बात किया गया है सरकारी नौकरी में आरक्षण की, और 38 में बात किया गया है विशेष अधिकारी आयुक्त की। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए हॉबल, ऑप्शन बी टाइलर, ऑप्शन सी क्यूबर या ऑप्शन डी जॉनसन। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए हॉबल। हॉबल ने बोला है कि धर्म जो होता है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों को सम्मिलित किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए टाइलर ने क्या बोला है, तो टाइलर ने बोला है कि धर्म जो होता है वो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होता है। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति में अगर विश्वास की बात की जा रही है तो टाइलर, और अलौकिक शक्ति में विश्वास की जा रही है तो हॉबल, और अगर नैतिक के बारे में बात किया जाए, नैतिक शक्ति के बारे में बात किया जाए तो किसने बोला है? दुर्खिम। ठीक है, ये यहाँ से 3 डेफिनेशन तैयार होती हैं। एक जो कि अलौकिक हॉबल, आध्यात्मिक टाइलर, और नैतिक के बारे में दुर्खिम ने बात किया कि धर्म नैतिक समुदाय के या नैतिक शक्ति के रूप में माना जाता है, तो वो दुर्खिम ने बोला है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल के रचयिता है। और इनके अन्य बुक के बारे में जानने की कोशिश करें तो कौन कौन सी है? सोशल स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। और उसके अलावा द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? सोशियोलॉजी, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। और उसके अलावा और बुक जाने तो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी भी किसकी है? ये भी हर्बर्ट स्पेंसर की। तो हर्बर्ट स्पेंसर की कौन कौन सी बुक है? सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी और डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ये सब हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। शीर्ष देखना या सेफेलिक इंडेक्स को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए सिर की लंबाई गुणे 100 बटे सिर की चौड़ाई, ऑप्शन बी सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई, या ऑप्शन सी सिर की चौड़ाई गुणे सिर की लंबाई बटे 100, या ऑप्शन डी सिर की लंबाई बटे सिर की चौड़ाई गुणे 100। तो ये बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई, ये होता है सेफेलिक इंडेक्स ज्ञात करने का सही सूत्र। सेफेलिक इंडेक्स या इसे शीर्ष देखना या फिर इसे बोलते हैं शीर्ष सूचकांक, ठीक है, शीर्ष से सूचकांक भी बोलते हैं, शीर्ष देखना या सेफेलिक इंडेक्स। ये होता क्या है? तो ये अगर हमको किसी की भी, चाहे वो मनुष्य की हो, पशु की, किसी की भी खोपड़ी जो होती है, मस्तिष्क जो होता है, खोपड़ी की लंबाई चौड़ाई को अगर हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हम इस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है जैसे कि एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि सेफेलिक इंडेक्स को ज्ञात करने का सही तरीका क्या है, तो सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई। और अगर पूछ लिया जाए कि जैसे दे दिया जाए कि किसी के सिर की चौड़ाई इतनी है और उसकी लंबाई इतनी है, तो इसका शीर्ष से सूचकांक ज्ञात कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले से उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन ए गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन बी वीवर, ऑप्शन सी गोडार्ड या ऑप्शन डी माइकल कैलेस्की। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी माइकल कैलेस्की। माइकल कैलेस्की ने कहा है कि निर्धनता जो होता है एक ऐसा जीवन स्तर होता है जिसमें स्वास्थ्य व शरीर संबंधी दक्षता भी नहीं बनी रहती। मतलब वहीं अगर गोडार्ड के बारे में बात करें कि गोडार्ड ने क्या निर्धनता के बारे में बोला है, तो इनकी डेफिनेशन भी आई है और पीजीटी में ही पूछी गई है। तो कहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि निर्धनता एक व्यक्ति
निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है। ठीक है, अपर्याप्त आपूर्ति है। तो इतनी सी डेफिनेशन याद रखिएगा, बाकी इसके आगे कुछ भी जोड़ दिया जाए तो उसे आप उससे समझ लीजिएगा कि गोडार्ड की है। तो गोडार्ड ने बोला है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिससे उनका स्वास्थ्य या उन पर आश्रित रहने के लिए, शक्ति के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे कुछ करके डेफिनेशन दी गई होगी। बस वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति गोडार्ड ने बोला है। और स्वास्थ्य व शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती, ये किसने बोला है? माइकल कैलेस्की ने बोला है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमति प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसको नैतिक अर्थ देता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकाइवर एम पेज का, ऑप्शन बी माजुमदार एम मदान का, ऑप्शन सी रोनाल्ड सीगल का, या ऑप्शन डी बाटोमोर का। तो यहाँ पे ये जो कथन दिया गया है, ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन बी माजुमदार एम मदन ने बोला है कि हिंदू धर्म जो होता है वो जाति के ही रूप में किया जा सकता है क्योंकि हिंदू जो वाद है वो जाति की अभिमति से ही पूर्ण होता है। ये इसके बारे में किसने बोला है? माजुमदार एवं मदान ने बोला है। ठीक है, उसके अलावा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मानव चक्र या ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन बी श्री अरविंदो, ऑप्शन सी MK गांधी, या ऑप्शन डी राधा कृष्णन। तो देखिए, भारतीय थिंकर्स में हमें इन्हीं चारों के बारे में PGT में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो ये आंसर रहेगा, ये आंसर है ऑप्शन बी श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ने मानव चक्र या ह्यूमन साइकिल, जिसे बोलेगा द ह्यूमन साइकिल के रचयिता है। ठीक है, और इनकी अगर अन्य पुस्तक के बारे में बात करें श्री अरविंद की, तो लाइफ डिवाइन, ये कई बार पूछा गया है, लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन, और एसे ऑन गीता, एसे ऑन द गीता, एसे ऑन द गीता, एसे ऑन द गीता, और सावित्री। ठीक, ये सब इनकी बुक है। और एक चीज़, एक और क्वेश्चन आया है PGT में कि विश्व राज्य की संकल्पना किसने दिया? तो उस विश्व राज्य की संकल्पना भी किसने दिया है? ये श्री अरविंदो ने दिया है। तो याद रखिएगा, विश्व राज्य की संकल्पना भी किसने दिया है? श्री अरविंदो ने दिया है। इनकी कौन कौन सी बुक है? तो द ह्यूमन साइकिल, लाइफ डिवाइन, एसे ऑन दी गीता और सावित्री, ये सब इनकी बुक हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है सावित्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में दिया है यंग इंडिया, डॉक्टर भगवान दास, या ऑप्शन सी दिया है स्टैटिक एंड माइनॉरिटीज़, इसमें दिया गया श्री अरविंदो, ऑप्शन डी दिया गया द एसेंशियल यूनिट ऑफ रिलीजन महात्मा गांधी। तो बताइए कौन सी बुक किसकी है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि सावित्री किसकी है? सावित्री है श्री अरविंद की है। ठीक है, वहीं यंग इंडिया की बात किया जाएगा, यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। और स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ के बारे में कौन बात करेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एसेंशियल यूनिट ऑफ रिलीजन के बारे में कौन बात करेगा? भगवान दास बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये क्रम है कि आपका पहला आंसर रहेगा 3, और फिर रहेगा 4, और फिर रहेगा 1, और फिर रहेगा 2। ये आपका क्रम होगा कि सावित्री श्री अरविंदो की है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, एसेंशियल यूनिट ऑफ रिलीजन भगवान दास की है। तो उस हिसाब के आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। और फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अब मैं जो दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी जो इधर आपके बचे हुए थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।